मेरी बाईं तरफ है सुमित, मेरी दाईं तरफ है अमित। वोटों की गिनती तक पूरे बंगाल में आप एक तनाव का माहौल देख सकते हैं। मैं मानता हूँ कि बहुत क्लोज फाइट है और कौन जीतेगा इसको लेकर थोड़ी सी मेरे साथ ममता दीदी हार रही है। आमतौर पर ममता बनर्जी हमेशा दोपहर के बाद घर से निकलती थी। नहीं, आई स्ट्रांगली प्रोटेस्ट। चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा ही बीजेपी ने भय को बनाया। तो इनके बाद से बहुत ही हम्बली डिसएग्री करूंगा। जयपाल शर्मा वाज एक्सीडिंग हिज लिमिट्स। भय तो था, कोई ना कोई था जो डरा रहा था। ममता बनर्जी हार जाएगी, बंगाल छोड़ेगी और कहाँ आएगी? दिल्ली में। तब भी वो प्रधानमंत्री को और बीजेपी को, एनडीए को थ्रेट करती रहेगी। कांग्रेस के नेताओं को अभी तक ये पता नहीं चला कि बीजेपी जहां एक बार चली जाती है वहां से उनका हटना बहुत मुश्किल काम है। मैं कल्चर शब्द से बचा, मैंने पॉलिटिकल कल्चर बोल रहा हूँ। पॉलिटिकल कल्चर में ये पार्ट है। हाँ ठीक है, बस बात सुनो कि मुझे ठीक है, मैं वही कह रहा हूँ। अब तो उसको मान लीजिए, अब तो मान लीजिए कि पॉलिटिकल कल्चर में है, पॉलिटिकल कल्चर में है हमारा ये सियासी हिंसा के बिहार में नहीं हुई। जहांगीर धमका रहा था, ये सच था। कहाँ है? दिखाइए ना मुझे। वो दिखाए उसके वीडियो। चुनाव की तरीके गर्मा गर्म आज होगा पॉडकास्ट। नमस्कार, रिपोर्टर्स अनकट में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मेरे साथ सभी साथी आ गए हैं स्टूडियो में और रिपोर्टर्स अनकट की जो आज हम बात करेंगे वो सीधा हम आपको बंगाल लेकर चलेंगे। उससे पहले परिचय करा देते हैं आपका। मेरी बाईं तरफ है सुमित अवस्थी जी। इनको जानते हैं आप, रोज शाम 7 बजे टाइम्स नाउ भारत पर चक्रव्यूह लेकर आते हैं और 4 तारीख को जब वोटों की गिनती होगी 5 राज्यों में, तो आप देखिएगा किस तरह ये चक्रव्यूह में सबको घेरेंगे। मेरी दाईं तरफ है अमित कुमार, टाइम्स नाउ भारत के नेशनल एडिटर हैं। सुमित जी की बाईं तरफ है रविकांत राय, आप इनको अच्छी तरह पहचान गए हैं। ये शांत काम चेहरा जो है ये रविकांत का है। अमित कुमार की दाईं तरफ हैं रंजीता झा। 4 मई को 5 राज्यों में वोटों की गिनती होनी है, लेकिन उससे पहले एक बड़ा ड्रामा कोलकाता में देखा गया। कल रात ममता बनर्जी स्ट्रांग रूम में पहुंच गई जहां ईवीएम रखे जाते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि यहां पे कुछ गड़बड़ी हो रही है। वो 3 घंटे तक वहां रुकी रही। इस दौरान बीजेपी और टीएमसी में जो है उनके कार्यकर्ताओं के बीच क्लैश भी देखा गया, हंगामा हुआ। तो ये जो ऐसा लग रहा है कि ये जो वोटों की गिनती तक पूरे बंगाल में आप एक तनाव का माहौल देख सकते हैं। सुमित जी, ये क्या ये अप्रत्याशित है? पहली बार आपने कुछ इस तरह का बंगाल में देख रहे हैं या इससे पहले का चुनाव में भी आपको याद है कि कुछ वोटों की गिनती से पहले ही ऐसा ही हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ था? हमेशा आप इतिहास उठा के देख लीजिए। आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है तो चीज़ें बहुत इजीली प्रोपोगेट हो जाती हैं, चल जाती हैं। 2011 का चुनाव याद करिए, जब लेफ्ट की सरकार थी, बुद्धदेव मुख्यमंत्री थे और ममता बनर्जी चैलेंजर के तौर पे आई थी। और वो कौन सी जगह थी जहाँ सिंहभूम, जहाँ से उन्होंने मूवमेंट खड़ा किया था अपना सिंगूर, माफ़ करिएगा। उसके बाद से ममता बनर्जी लगातार वहाँ पर एक बहुत बड़े चैलेंजर के तौर पर लेफ्ट के सामने खड़ी हो गई थी। और 2009 में जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो कांग्रेस और टीएमसी का गठबंधन था और उस गठबंधन ने लेफ्ट फ्रंट की जो 42 सरकार जो लोकसभा सीटें होती हैं वो लेफ्ट कम जीत पाया था, ये गठबंधन ज़्यादा जीता था। तो मतलब वो एक चैलेंजर के तौर पर निकलने लगी थी। उस वक्त भी मैं 2011 भी कवर कर रहा था, ये एंटिसिपेट करना कि ममता बनर्जी इतना बड़ा बहुमत लेकर आएंगी कि 200 प्लस सीटें आ जाएंगी, हम लोग को तो नहीं था। जबकि मैंने वो चुनाव करीब 15-20 दिन वहाँ रह के कवर किया था बंगाल में। तो ये और वहाँ ऐसे ही टेंस माहौल था, ऐसे ही मारपीट की विजुअल, ऐसी जगह जगह पत्थर चल रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूँ कि तब सोशल मीडिया नहीं था, तब इंस्टाग्राम रील्स और यूट्यूब शॉर्ट्स नहीं बनते थे। वो ज़माना था खबरें आने का, खबर दिखाई जाती थी। अब की बार बहुत तेज़ी से चीज़ें हो रही हैं। ये पूरा खेल परसेप्शन का बन रहा है, माइंड गेम का चल रहा है कि हम माइंड स्पेस में हम रहेंगे। हम पीड़ित हैं, हम परेशान हैं। अगर कल मुझे सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा या अपील करनी पड़ी, कोर्ट जाना पड़ा, तो ये मेरे पास एक केस फाइल तैयार है कि मैंने 1 तारीख को ही बोल दिया था, मैंने 30 तारीख को ही बोल दिया था कि वहाँ ये हो रहा है, वहाँ ये हो रहा है। तो दोनों तरफ से, दोनों पक्ष, दोनों या तीनों या चारों, हर पार्टी की तरफ से कोशिश होती है कि हम परेशान हैं और हमारे साथ ज्यादती हो रही है। भाई चुनाव आयोग तो निष्पक्ष है, उसका काम तो साफ सुथरे चुनाव कराना है। और अभी तक जब तक आप ये रिकॉर्ड कर रही हैं, फर्स्ट फेज में एक भी रिपोल नहीं हुआ। वो जो आप बोल रहे हैं ना कि बहुत पुरानी सब इस तरह की चीज़ होती है, लेकिन इस बार के चुनाव में अगर 2011 से और 2000 इस वाले में फ़र्क देखे तो सोशल मीडिया और, लेकिन खबरें, चलिए सोशल मीडिया पहले नहीं था, लेकिन खबरें तो उस तरह से आती थी कि भाई यहाँ पर हो गया हंगामा, हो गया, सब चीज़ें आती थी सोशल मीडिया। लेकिन इस बार 2-3 चीज़ें नहीं दिखी, स्पेशली ममता बनर्जी का। जब भवानीपुर में जब वोटिंग हो रहा था, मतलब सेकंड फेज वाले में, आमतौर पर ममता बनर्जी हमेशा दोपहर के बाद घर से निकलती थी। नहीं,
जी हाँ। आई स्ट्रांगली हाँ, प्रोटेस्ट। एकदम निकलती थी, पिछली दोपहर बार का निकलती चेक करिए, नंदीग्राम में शी वाज आउट, टूटी टांग में जो लेकिन- महिला कैंपेन कर रही लेकिन थी मैं एक महीने बोल रहा तक, हूँ, वो इस आप बार घर पूरे बैठी थी पूरे दोपहर पूरे में। भवानीपुर बैठे रह गए इस बार, कहीं निकल नहीं भवानीपुर पाए तो पूरे। उपचुनाव में हाँ, जीती थी। नहीं मैं इस नंदीग्राम बार की बात इस बार कर रहा हूँ। भवानीपुर पूरे बैठे रह गई, पूरे दिन भर आज इसी में घूमते रह गई भाई। इस तरह से जो मैंने आमतौर पे देखिए कौन इस तरह से चीज़ें करता है, वो हमेशा वो करते, जैसे अखिलेश को आपको याद होगा, ये उत्तर प्रदेश में दूरबीन लेके बैठे थे, या जो तो विक्टिम कार्ड के लिए तैयार कौन होता है, जो शायद कॉन्फिडेंस नहीं होता है, ये भी होता है। ममता बनर्जी ने ये भी होता है। कल एकमात्र ममता बनर्जी थी जो सामने आई, कोई अमित शाह नहीं आए सामने, कोई शुभेंदु अधिकारी नहीं आए, और ममता दीदी ने कहा कि मैं 226 जीत रही हूँ। जीत रही है तो बीजेपी उन्होंने पहले बोल बताया, चुकी है। अमित शाह ने जो मेरा फर्स्ट कहने फेज का के मतलब बाद है कहा कि 110 जीत रहे, सेकंड फेज के बाद कहाँ है बीजेपी? इस तरह का पैनिक देखिए ग्राउंड रिपोर्ट हम लोग भी, हमने भी, बीजेपी कहाँ है सेकंड फेज के बाद? मैं बोल रहा हूँ बीजेपी ने ये दावा कर लिया कि हम जीतेंगे, लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि हम भी ग्राउंड में थे। अभी भी मैं मानता हूँ कि बहुत क्लोज फाइट है, और कौन जीतेगा इसको लेकर थोड़ी सी। कहा मेरे साथ की ममता दीदी हार रही है। हाँ, मैंने नहीं, टाइम्स नाउ नवभारत यस, उस दिन कहा उसमें क्या कहा, उसमें अगर आपको याद हो तो मैंने क्रिमिनल में पूछा भी, आपने बहुत खुल के बोल दिया हमें। खुल के बोला जीतेंगे, और अगर बचती है तो सिर्फ और सिर्फ उनकी भंडार योजना उनको बचाएगी, ये भी बोला था, ये भी लाइन अच्छा, याद हमें रखिएगा। टीएमसी मेरा बीजेपी की कहने का के साथ बात तरह कर हाँ, हमें लेकिन यहाँ मुझे लगता है कि जो चीजें वहाँ पे है, सोशल मीडिया और ये सब अपनी जगह है, चुनाव के लेकिन तरीके गर्मा वहाँ गर्म पर आज वो- होगा हाँ, बहुत। वो माहौल- ऐसे ही होना है। 2011 वाला पैनिक जो था ना, इस बार दिखा है। 2011 में भी देखिए 6% वोट का डिफरेंस था, पहली बार एकदम वोट शिफ्ट हुआ था 6%, और नतीजे बदले थे। इस बार 10% बदला है, 75 से 81% हुआ था, इस बार 10% है। तो दोनों पक्ष के अपने अपने दावे हैं, लेकिन चुनाव बहुत इंटरेस्टिंग हुआ है, क्या और नहीं बम्पर चीजें वोटिंग हुई, तो हुई ये है। मुझे लगता है अप्रिसिएशन की बात है, और लोगों को निकलने की वजह SIR भी भी हुआ है, माइग्रेंट भी सब वापस कुछ हुआ गए। है, सब कुछ माइग्रेंट हुआ है। किसको वोट बहुत सारे करेंगे, मुद्दे थे SIR इस में बार, किसको हाँ। नुकसान हुआ है, किसी को पता ही ये नहीं तो है। बाद में कौन फायदे एनालिसिस है। करेंगे इसका हम लोग कि एसआईआर से क्या हुआ, घुसपैठिए के मुद्दे का क्या फायदा हुआ, ये सब तो बाद मटुआ में समाज के वोट करते एनालिसिस। हैं भाई, SIR में। रवि, जैसा अमित कह रहे हैं कि ये पैनिक वो होता है जिसको विक्टिम कार्ड वो खेल रहा है जिसको कोई फियर है। आपका क्या अनुमान है, आकलन है? आप तो वहाँ पे रहे हैं और फिर आप जा भी रहे हैं, वोट तो पड़ चुके हैं, अब तो उसमें कुछ नहीं हो सकता, जिसको देना था उसने दे दिया। तो ये फियर ममता बनर्जी में है कि वो देखिए, चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा ही बीजेपी ने भय को बनाया। बार बार आप देखिए बीजेपी के बड़े नेता ये बोल रहे थे कि आप चिंता मत कीजिए, आप बिल्कुल खुल के मत वोट डरिए, करिए, जो हाँ। दीदी के गुंडे हैं ना उनको उल्टा लटका देंगे हम। वो क्यों बोल रहे थे? वो जानते थे कि जो अब बंगाल की जनता है उल्टा लटका के सीधा कर देंगे, सीधा कर देंगे, अमित शाह उसमें एक डर है। और आपने देखा होगा जो सेकेंड फेज की जो पोलिंग हो रही थी, सीआरपीएफ के जवानों ने कुछ जगह कुछ लोगों ने डिस्टर्ब करने की कोशिश की, उन्होंने लाठीचार्ज हाँ, किया। जो टीएमसी के लोग हैं उन्होंने बोला देखिए महिलाओं पर ये हो रहा है, लाठीचार्ज हो रहा है। लेकिन आप कोलकाता जैसी सिटी में कोई भी टीएमसी का जो डोमिनेटिंग एरिया था वहाँ भी उन्होंने किसी प्रकार की कोई रेगिंग नहीं होने दी। तो बीजेपी ये मानकर चल रही है कि पहले फेज में जो कॉन्फिडेंस जनता ने गेन किया था, उस मोमेंटम को पैरामिलिट्री फोर्स की मदद से सेकेंड फेज में बना कर रखा गया। इसलिए जो भय था वो खत्म हुआ है, लोग निकले हैं और उन्होंने वोट किया है। तो भय अगर खत्म हुआ है और लोग डरे हुए थे, उनका डर खत्म हुआ है, तो पोलिंग बूथ तक पहुंचे हैं और ये पोलिंग परसेंटेज बढ़ने की कामयाबी है। इनके बात से बहुत ही हम्बली डिसएग्री करूंगा। पिछली बार कितना परसेंट पोल हुआ था? सर एग्जैक्ट फिगर तो मुझे 82% था। 83% हाँ, 2021 में पोल हुआ। 82%, 2016 में 81% पोल हुआ, 2011 में 81% पोल हुआ, 2006 में 79% पोल हुआ। तो बंगाल की जनता 80% वोट करती आई है 20 सालों का, ये ट्रैक रिकॉर्ड है। हाँ। इस बार एसआईआर के हटने से जो नाम हटे तो बेस लाइन कम हो गई, तो 82 से बढ़ के अगर 92 दिखाई दे रहा है तो उसकी बहुत बड़ी वजह एसआईआर में जो डिलीशंस हुए, जो मृत लोगों के नाम हटे, जो ट्रांसफर्ड लोगों के नाम कटे, उससे भी इम्पैक्ट पड़ा है। तो ये कह देना कि वहाँ की जनता वोट इस बार खुल के कर रही है, यानी मैं कह रहा हूँ कि वहाँ हमेशा से जनता खुल के वोट करती रही है, काफी पॉलिटिकली काफी इस बार इस लिहाज से भी हुआ है कि कलकत्ता में मैं था 23 तारीख 23, 24 लगातार 27 तक वहाँ था। नहीं, मैं इस बार का बता रहा हूँ। 21 में थे आप? नहीं, 21 में नहीं था मैं, लेकिन 21 में मेरे 21 में मैं वोट से पहले गया था, क्योंकि उसके बाद कोविड आ गया था, तो इसलिए हम लोग जा नहीं पाए थे लास्ट में। उससे पहले मैं एक बार 1-2 राउंड मार के आया था। जो सोसाइटी, जैसे मेरे दोस्त लोग जो वहाँ पे रहते हैं, उस सोसाइटी में जहाँ पर बूथ हो गया, उन लोगों ने पिछले बार वोट नहीं दिया था, पिछले बार वोट नहीं दिया था। ये कोविड बूथ था, में बहुत से लोग डर के मारे पोलिंग में नहीं गए थे वोट डालने के लिए, उस समय खासकर बुजुर्ग, कि भाई डर था आपको बीमारी ना लग ताला बंद जाए। होता था, ये भी ताला भी बंद होता था, ये भी फैक्ट था कि उसके बाहर लोग बैठते थे। सॉरी अमित, मैं आपको काउंटर करना नहीं चाहता। हम लोग एक संस्थान में काम करते हैं, बीजेपी 2 से बढ़कर 77 हुई थी। बीजेपी का जो गेन था वो पिछली बार 75 सीटों का था, वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन की वजह से था।
ये हमको नहीं भूलना चाहिए। एकदम हुआ था। उस कोविड काल में जब चुनाव को लेकर तमाम आलोचना हो रही थी कि क्यों चुनाव कराए जा रहे हैं, बीजेपी ने गेन किया, वहां की जनता ने बीजेपी को हाथों हाथ लिया, लेफ्ट को और कांग्रेस को पीछे छोड़ दिया। ममता बनर्जी की 4 सीटें बढ़ी, 211 से 215 हुई, बीजेपी 2 से 75, 2 से 77 हुई। तो ये जो गेन था वहां की जनता ने गेन किया ना, फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुए ना। वही व्यक्ति जो आपके चाचा जी या ताऊ जी थे, उन्होंने वोट नहीं दिया, उन्होंने दे दे तो भी यही फर्क पड़ता। ये डर तो था, ये डर तो था। सोसाइटीज जो थी, ये जहांगीर कौन है? सोसाइटीज में पोलिंग बूथ बने, यहाँ से शुरू हुआ, 24 के चुनाव से शुरू हुआ। जहांगीर के पास इसीलिए सुमित सर, उसके पीछे लॉजिक भी था। मशीनरी नहीं थी ना। एक वीडियो वायरल हुआ, वो आईपीएस ऑफिसर का वीडियो वायरल हुआ ना, वो हाँ, वो जहांगीर कौन है भाई? टीएमसी का ही है और अभिषेक बनर्जी का खास है। और उन्होंने कहा कि जहांगीर ने लोगों को पोलिंग बूथ पर जाने के लिए रोका, उसकी कंप्लेन हमारे पास आई है, इसलिए हम यहाँ पर आए हैं और वो बताने के लिए। तो वर्दी पहन के धमकाने पहुंच गए। वो ऑब्जर्वर थे, वो एसएसपी थोड़ी है वहां के। नहीं, तो उनका काम ऑब्जर्व करना है, उनका काम रिपोर्ट फाइल करना है। अजय पाल शर्मा वाज एक्सीडिंग हिज लिमिट्स। नहीं, उन्होंने लिमिट एक्सीड की, वो एक अलग बात है, लेकिन जो एसपी वहां पर डिप्लॉय था, उनके कैंडिडेट के साथ अगर 4 कमांडोज चल रहे हैं, 22 चल रहे थे, चुनाव आयोग भी वायलेट कर रहे थे। चुनाव आयोग के इलेक्शन हो रहा है, तो चुनाव आयोग ने अपना डीजीपी बनाया हुआ है। चुनाव आयोग ने ममता बनर्जी के डीजीपी पुलिस अधिकारी को हटा दिया है। ये कह रहा हूं कि भय तो था, कोई ना कोई था जो डरा रहा था, इसलिए वो काम कर रहे थे। ऐसे ही कोई आईपीएस ऑफिसर जाके किसी को नहीं बोलेगा। चलो मैं आपकी बात 1% मानता हूं। अजय पाल शर्मा के बारे में बात कर लेते हैं। हाँ, अजय पाल शर्मा के बारे में आप क्या जानते हो, बताइए। अगर वो इतने अच्छे पुलिस अफसर हैं, बताइए। नहीं, देखिए, इसी नोएडा में एसएसपी थे वो। हाँ, मैं जानता हूं। इसी नोएडा में उन पे करप्शन के चार्ज लगे, उनको सस्पेंड किया गया, उन पे जांच इंक्वायरी बैठी। 2.5-3 साल तक वो लाइन अटैच थे। बिल्कुल। और यूपी पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी ने उन पे जांच करके उनको सस्पेंड किया। यूपी पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी ने आप उनके साथ जिन्होंने कंप्लेंट की थी, उनकी पोस्टिंग का, उनकी पोस्टिंग का देख लीजिए आप। अजय पाल की मैं तारीफ नहीं कर रहा हूं, लेकिन जहांगीर धमका रहा था, ये सच था। कहाँ है, दिखाइए ना मुझे। वो दिखाए उसके वीडियो। एक लेडी ने बोला, हम लोग जा रहे थे रात को, उन्होंने रात को कहा कि दिखाइए ना वीडियो, घर से नहीं निकलेंगे। वीडियो दिखाइए ना। आई है ना ऑब्जर्वर के पास। शिकायत आई तो शिकायत पे तो एक्शन होगा ना। वीडियो नहीं। आई एम जस्ट सेइंग अमित, अगर लिखित कोई शिकायत आ रहा है, देयर एज अ पुलिस ऑब्जर्वर, ही वाज नॉट एज अ एसएसपी ऑफ फाल्टा और एसएसपी ऑफ डायमंड हार्बर। तो उनका ऑब्जर्वर का काम क्या है? चुनाव आयोग की, इट्स अ फैक्ट, इसको आप देख लीजिएगा। जो रूल बुक है 2023 में रिलीज की गई चुनाव आयोग के ऑब्जर्वर्स के लिए, पेज नंबर 44-45 डूज एंड डोंट्स लिखे हैं सारे ऑब्जर्वर्स के। उस डूज, मैंने उस पूरा शो किया था अपने प्रोग्राम में, चक्रव्यूह में हमने दिखाया भी था, उसको बाकायदा किताब को दिखाया। पेज नंबर 44-45 के पॉइंट नंबर 10, 11, 12 को देखिए, उसमें जो डोंट्स लिखे हुए हैं उसमें पहली चीज़ ये लिखी हुई है कि जो ऑब्जर्वर हैं उनका काम फ्री एंड फेयर इलेक्शन को हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ऑब्जर्व करना है। ऑब्जर्व करने का काम क्या है? वोटर निष्पक्ष मन से है कि नहीं है, और जो लोग चुनाव करा रहे हैं, जो मशीनरी लगी हुई है, वो निष्पक्ष है कि नहीं है। अगर आपको कुछ भी गलती दिखती है तो आप मेल लिखेंगे, आप मेमो इशू करेंगे, और वहाँ जो वहाँ मौजूद के अधिकारी हैं, उनको बताएंगे। और जो सीईओ बैठा हुआ है कलकत्ता में, स्टेट का अधिकारी जो मनोज कुमार जी अग्रवाल जी है, उनको लूप में लेंगे। आप खुद नहीं खड़े हो जाएंगे ऐसे करके, ये हम कह रहे हैं। इस पर मैं सवाल खड़े कर रहा हूं। पुलिस अधिकारी रहे ना, तो वो आ जाता है, आ जाती है। वो वहाँ पे 300 पुलिस ऑब्जर्वर हैं, सिर्फ एक व्यक्ति क्यों सुर्खियों में? उनको तो ये वो अपने स्टाइल से आगे सुर्खियों में आगे, उसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन वहां पर वहां का हालात भी, उन्होंने ये काम करके, जो सो कॉल्ड नॉर्थ के लोग, हम लोग खुश हुए कि अजय पाल शर्मा छाए हुए हैं वहाँ पे। उन्होंने इतना काम आसान कर दिया सेकंड फेज में ममता बनर्जी के लिए। जो ममता बनर्जी पूरा कैंपेन कर रही थी कि बाहरियों की पार्टी है ये बाहरी आदमी आया हुआ है। उस जो काम बीजेपी बच रही थी जिस चीज से, उस काम अजय पाल शर्मा ने जाके आसान कर। 2 दिन तक टीएमसी ने उसको इतना बड़ा हुआ बना दिया, महुआ मोहित्रा का ट्वीट, पुराने वाले वीडियो निकाल के डाल दिए, उनके खिलाफ कंप्लेंट के वीडियो, मतलब उन्होंने अचानक से कर दिया कि ये टीएमसी वर्सेस अजय पाल शर्मा है। उन्होंने टीएमसी वर्सेस बीजेपी छोड़ दिया आखिरी सेकंड फेज में। तो सेकंड फेज क्या, मैं कह रहा हूँ कि रिजल्ट आए नहीं, हमको देखना चाहिए। जब 2-4 तारीख को नतीजे आएंगे तो डायमंड हार्बर, कलकत्ता, ये जो प्रेसिडेंसी का इलाका है, वहाँ के क्या नतीजे होते हैं, वहाँ पर क्या? ये तो पहले से भी उनकी सीट रही है। वो उस पूरे इलाके में अगर आप देखें तो मैक्सिमम सीट मुझे पूरा 11 के 11 जो कलकत्ता में पूरी सीटें बीजेपी एक भी सीट नहीं है। इस पर इनको लग रहा है कि जो बंगाल में प्रेसिडेंसी वाली बात है उसमें कम से कम
खाता खोलेगी, बढ़ेंगे वो लोग। हाँ, मतलब उस तरह से लोग टारगेट करके चल 11 रहे में से हैं। 10 तो हो जाएगी। रंजिता, ये जो सेकंड 10 फेज नहीं होंगे, का कम से कम कुछ तो जीतेंगे। बीजेपी चाह रही है कि कुछ तो वहां से निकलेगी, क्योंकि अगर वो सीट निकल जाएगी तो अच्छा होगा। नहीं तो रंजिता भाई जरूरी है। मैं वही पूछ रही हूँ कि रंजिता, ये जो सेकंड फेज का चुनाव रंजिता को है मजा आ रहा है। वो सुनने में मजा आ रहा है। वो मैं भी किसके पास जा समझ में नहीं आ ये रहा। ऑब्जर्वर है, ये ऑब्जर्वर है। ये रिपोर्ट फाइल करके नहीं, सीधे बाहर आज जाके आज विजय चौक पे। आज मैं भी ऑब्जर्वर हूँ, मैं सुन रही हूँ आप लोगों का, ये बड़ा मजा आ रहा था मुझे। इसमें मैं चुपचाप हूँ कि बस आप लोग आज बहस करें। लग रहा है टीएमसी और बीजेपी का जो नहीं, तो बंगाल का चुनावी चुनाव मैदान ये heated हो होना गया। हाँ, बंगाल है तो कुछ तो हॉट होना ही चाहिए। ये जो सेकंड फेज का इलेक्शन हुआ दक्षिण बंगाल में था, माना जाता है कि पूरा ये जो बांग्लादेश की सीमा है और ये पूरा तृणमूल कांग्रेस का गढ़ माना जा रहा है। इस बार भी वहाँ भी अच्छी वोटिंग हुई है, मतलब बम्पर वोटिंग ही कह रहे हैं उसको। उसके बाद जो एग्जिट पोल आए, कई एग्जिट पोल, मैं किसी का नाम नहीं ले रही, लेकिन कई एग्जिट पोल में है कि बीजेपी की सरकार बन रही है, कुछ ने कहा कि टीएमसी की सरकार बन रही है। तो एग्जिट पोल अब तो 4 तारीख ही आने वाली है। ये जो सरकार बनेगी, आप इसको, यदि बीजेपी की सरकार आ रही है, आप इसको ममता बनर्जी के लिए कितना बड़ा सेटबैक मानोगे, या यदि ममता बनर्जी आ रही हैं तो ये बीजेपी के लिए कितनी मुश्किल की बात है? देखिए, 4 को नतीजे आ जाएंगे, उससे पहले ये एग्जिट पोल। आज जब इस कार्यक्रम के लिए जब मैं आ रही थी ऑफिस, तो मैंने 2-3 टीएमसी के सांसदों को फ़ोन किया, नेताओं को फ़ोन किया कि भाई क्या तैयारी है आप लोग की। आपकी तो सबसे बड़ी जो चेहरा है, मुख्यमंत्री जो है वो 1 बजे तक स्ट्रांग रूम के बाहर गाड़ियां अंदर लेकर के चले जा रहे हैं, तो आप लोग की क्या तैयारी है? उन्होंने एक नेता ने बहुत इंटरेस्टिंग कहा कि 3 तारीख तक बीजेपी जीत रही है, 4 को तो हम जीतेंगे। दावे हैं, अपनी अपनी पार्टियों के अपने अपने दावे हैं। लेकिन ये जो ईवीएम और स्ट्रांग रूम की जो बात कही गई, चुनाव आयोग की तरफ से ये कहा जा रहा है कि ये पहली बार नहीं हुआ है कि आप ये बार बार जो कह रहे हैं कि स्ट्रांग रूम खोला गया, वहाँ ईवीएम के साथ छेड़छाड़ हो रही है। वो सारे पोस्टल बैलेट जो होते हैं, जैसे जिला वाइज, जैसे चुनाव आयोग हमेशा ये करती है। और सबसे बड़ी बात है कि टीएमसी को ये कहा जा रहा है कि आप तो इतनी पुरानी पार्टी हैं, आपके इतने बड़े नेता इस तरह की बात कैसे कह सकते हैं। जब हम पोस्टल बैलेट जो होता है, क्योंकि जब गिनती शुरू होती है, तो जब आपकी गिनती 4 को शुरू होगी तो 4 को आप जिला वाइज जो पोस्टल बैलेट है उसको एक साथ नहीं करोगे या उसको अलग अलग नहीं करोगे, उससे पहले ये काम किया जाएगा। और चुनाव आयोग ने बजाबता जितने भी कैंडिडेट थे उन कैंडिडेटों को कल मेल किया कि 30 तारीख को शाम को ये जो हम पोस्टल बैलेट जो है उसको जिला वाइज जो है उसको हम विधानसभा के हिसाब से उसको अलग अलग करेंगे। हाँ, उसको हम अलग करेंगे और ये प्रक्रिया होगी। इसकी जानकारी सभी पार्टियों को दी गई, खास करके जो कैंडिडेट थे। लेकिन उसके बाद भी ममता बनर्जी का वहां आना, और देखिए ममता बनर्जी बिना किसी बात के या बिना कोई संदेश दिए बिना कोई काम नहीं करती, कोई राजनीतिक पार्टी नहीं करती। ये कहा जा रहा है सांसदों के द्वारा या टीएमसी के जो नेता कह रहे हैं कि अपने जो कार्यकर्ता हैं, जो टीएमसी के जिसके बल पर ममता बनर्जी इतनी मजबूती से ये कह रही है कि भाई हम तो 200 से ज़्यादा सीटें ला रहे हैं और हमारी सरकार बन रही है। जहां थ्रेट बीजेपी की तरफ से दिया जा रहा है, वहीं टीएमसी भी कह रही है, टीएमसी के भी बड़े नेता, कि 4 तारीख को 12 बजे के बाद बताइए कि यहाँ पर बंगाल में किस तरह की स्थिति होगी। तो धमकी देने का जो दौर है वो दोनों ही पार्टियों की तरफ से। एक सवाल आपने ये किया कि अगर ममता बनर्जी जीत जाती है या हार जाती है, दोनों ही परिस्थिति में क्या होगा। देखिए, जीत जाएगी तो ममता बनर्जी विपक्ष का सबसे बड़ा चेहरा, जिसका जिक्र मैंने पिछली बार भी किया था कि क्या इंडिया अलायंस ने 2029 के लिए एक सबसे बड़े चेहरे को यानी ममता बनर्जी को आगे करेगी प्रधानमंत्री के चेहरे के लिए, ये एक स्थिति बन सकती है। और मुझे लगता है कि कांग्रेस के कई नेता इस बात को लेकर अब स्वीकार करने की भी स्थिति में है कि अगर हमें बीजेपी को हराना है, एनडीए को हराना है, तो हमें ममता बनर्जी को आगे करना पड़ेगा। अभी आगे की रणनीति होगी। अगर हार जाते हैं ममता बनर्जी तो भी बीजेपी के लिए मुश्किल है, क्योंकि ममता बनर्जी हार जाएगी, बंगाल छोड़ेगी और कहाँ आएगी, दिल्ली में। तब भी वो प्रधानमंत्री को और बीजेपी को, एनडीए को थ्रेट करती रहेगी, क्योंकि ममता बनर्जी की पहचान हमेशा सड़क से संसद की रही है, संसद से सड़क नहीं रही है। वो सड़क की राजनीति, प्रोटेस्ट करना। आप देखिए, जब संसद में हम प्रोटेस्ट जब देखते हैं मकर द्वार में, या संसद के अंदर जब टीएमसी के सांसद जब नारेबाजी, सबसे ज्यादा मजा जो आता है, मतलब मैं एज अ पॉलिटिकल रिपोर्टर कह रही हूँ कि सबसे ज्यादा आप जब प्रोटेस्ट को कवर करते हो तो टीएमसी के सांसदों को आप सुनिए, जिस तरह की नारेबाजी वो करते हैं, जिस तरह का माहौल वो बनाते हैं। सरकार या जो बीजेपी के सांसद है वो उनकी बॉडी लैंग्वेज देखिए जब टीएमसी के सांसद अंदर रहते हैं, तो वो तमाम चीज़ें हमें दिल्ली में
अगर ममता दिल्ली आ जाती है तो वो हमें बहुत दिलचस्प दिखने वाला है। अमित रवि, आप बिल्कुल शांत नहीं, ही हो मुझे गए। एक चीज़ बोले कि सुनिए, कांग्रेस, ये तो कांग्रेस टीएमसी की बता दी, बड़े मजा आया। मैं कलकत्ता में था और कलकत्ता में मैं 2-3 कांग्रेस वाले सब मिल गए मुझे, वो भी घूम रहे थे। तो भाई अपने 2-4 पहलू आए हुआ, तो मुझे क्या बोल रहे हैं पता है? तो हम बोले क्या चल रहा है भाई? बोले, हम तो चाहते हैं कि बीजेपी जीत जाए। हम बोले क्या बात कर रहे हो? तो बोला भाई देखो, अपनी सीट तो ऐसी भी नहीं आ रही है, लेकिन एक चीज़ मैं बड़े क्लियर है। तो हम बोले तुम्हारे नेता भी? बोला नेता होता का तो मुझे नहीं पता, लेकिन हम लोग क्लियर हैं कि बॉस रीजनल पार्टी को हम हटा नहीं पा रहे हैं, वो हमारे वोट पे खड़ी है। दिल्ली केजरीवाल हटा, फिर हारेगा तो ही कांग्रेस खड़ी होगी। वैसे टीएमसी मरेगी तो ही हम खड़े होंगे, और कोई स्कोप हमारा है ही नहीं। तो हम तो ये चाहते हैं कि ये जितना अच्छा माहौल बना है उसमें बीजेपी हार जाए। हम 5 साल के लिए वैसे भी संघर्ष में, तो ये सही बीजेपी, बात तो मैंने है। उनको बोला हंसते हंसते कि भाई आप लोग कोई जो प्लानिंग है ना कि पेड़ लगाए, सब कुछ करे, फल जब पक जाए, जब गिरेगा, जब गिर जाएगा तब खाए। अपने तरफ से मेहनत नहीं क्या करनी। कांग्रेस के नेताओं को दूसरे अभी तक ये भरोसे। पता नहीं चला कि बीजेपी जहां एक बार चली जाती है वहां से उनका हटना बहुत मुश्किल काम है? हाँ? कांग्रेस बंगाल कहाँ में पे? यदि देखिए एक जहाँ बार जहाँ बीजेपी गई, चली गई, बिहार, यूपी, कांग्रेस ऐसी स्थिति हो गई है। और भाई आप, अच्छा राहुल जो बोल रही है कि नेशनल बनेगी, अरे भाई राहुल गांधी जिस लाइन पे गए ममता बनर्जी को लेके, अब कहाँ नेशनल की बात है? अगर उनको इतनी सोच होती राहुल गांधी को, तो 2024 के चुनाव में अगर नीतीश को आगे बढ़ा दिए होते तो नतीजा सब बदला होता। वो समझ ही, तब नीतीश तय था कि पहली मीटिंग पटना में होनी थी जिसमें नीतीश को बनाना था, प्रेस रिलीज लिखा हुआ था, मैं उस मीटिंग में मौजूद था, वहां पर था, वहां पे सब कुछ तैयार था कि नीतीश को कन्वीनर बनाना है। बस पता नहीं राहुल गांधी ने क्या तय किया, क्या नहीं तय किया, कि उसने बोल दिया कि अगली मीटिंग करेंगे जो कि कर्नाटक में होगी, अब मुंबई शायद बेंगलोर हुई थी। वहां से जो बिगड़ा नीतीश के लिए, वो एग्जिट रूट बना दिया उन्होंने। लेकिन इस बार वो तो गलती गलतियों से कांग्रेस को ही नहीं सीखते हैं करनी ना, चाहिए। बार बार ममता गलती को से, लगा- देखो बार बार जो गलती से आदमी एग्जिट नहीं पोल सीखता, के वो आदत आंकड़े पड़ आए जाता है। हैं ना, उसने आप देखिए ज़्यादातर जो है, कुछ कह रहे हैं टीएमसी जीत कह रही है, कुछ कह रहे हैं कि भाजपा जीत रही है। तो जो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टियां जो मेन हैं, चाहे टीएमसी और भाजपा, जो उनके सबसे इम्पॉर्टेंट लोग वहाँ लगे हुए हैं, तो हमने उनको फ़ोन किया, हमने पूछा कि सर इतनी मेहनत की, आप तो 6 महीने से घर ही नहीं आए हो, पूरी टीम लगी हुई है। तो उनका ये कहना है कि हम लोग टेलीविज़न में कुछ भी चले उसको हम नहीं देख रहे हैं, हमने अपने बूथ पे जिन लोगों को लगा रखा था, और हमारा अपना मैकेनिज़्म होता है, हमने फर्स्ट फेज़ और सेकंड फेज़ को एनालाइज़ किया है, और हम जो है इस बार पूरी तरीके से आश्वस्त हैं कि सत्ता में परिवर्तन हो रहा है, यानी बीजेपी आ रही है। जो उनके इम्पॉर्टेंट नेता लगे हुए हैं, वही बात आप टीएमसी वालों से पूछो तो ममता बनर्जी खुद ही कह रही हैं कि कुछ भी किसी को दिखाने दो, हम आ रहे हैं। 226 अधिकारियों से पूछो, वो भी कंफ्यूज हैं कि यार इतना पोलिंग हो गई, क्या हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो ये ऐसा चुनाव है जिसमें कोई भी आदमी ओपनली खुल के ये नहीं कह रहा है कि नहीं क्लियर कट है। आसाम का जैसे लेके है रिजल्ट पता है क्या होने वाला है, पुडुचेरी का कितना पता अच्छी है। बात बोली रवि ने, सॉरी मैं पीछे बोल रहा हूँ। एक्सिस माई इंडिया ने अपना एग्जिट पोल ही कैंसिल कर दिया। उसने कहा कि भाई 70-80 समझ में नहीं आ रहा क्या है, वो बोलने से हिचक रहे हैं, वो बताना नहीं चाह रहे कि वो किसको वोट करके। जो बात आप कह रहे हो ना, साइलेंट वोटर तो एक्सिस माई इंडिया जिसकी वेबसाइट पे मैं कल जाके चेक कर रहा था, उन्होंने 80 इलेक्शन प्रेडिक्ट किए और 74 में ठीक बैठा है, उनका दावा है उनकी वेबसाइट पे। ये 81वां राज्य ये था जिसका उन्होंने पहली बार कहा कि हमने ये डेटा रिलीज नहीं करेंगे क्योंकि हम कंफ्यूज हैं, हमारे पास सही डेटा नहीं है। पर बाकी एजेंसीज जो उन्होंने 7, 8, 9 ने किया, उनका कोई डेटा नहीं है, मतलब उनका पास्ट क्या है, पीपुल्स का, पी मार्क, मट्राइज और क्या बहुत क्या सारे जो इस नाम बार चल में रहे हैं, नए नाम JDC, कुछ देख मैं लेते इनकी हैं। वेबसाइट पे गया पेज पे देखने के लिए कि इनका ट्रैक रिकॉर्ड क्या रहा है, ये बता दें, तो किसी ने बताया ही नहीं अपना। और ये जो आदमी डेटा बता रहा है वो हिम्मत कर रहा है कहने की भाई हमारे पास हिम्मत नहीं है कि नहीं, हम अच्छी release बात कर है कि पाएं। वो गलत देने की 35% मैं बजाय। बता रहा हूँ जो ना, लोग व्यक्ति- बोल नहीं रहे हैं, इस बार बात नहीं कर रहे। जो ये जो तो कंफ्यूजन वाली बात है, 8-9 एजेंसी ने रिलीज किया, ये इनको कौन मिल गया बोलने वाला? मुझे लगता है ये जिन्होंने अपने 9 लोग को दिखाया, 9 में से 8 में दिखाया बीजेपी जीत रही है, एक ने कहा कि टीएमसी जीत रही है, तो इनको कौन मिल गए जो एक्सिस वाले को नहीं मिल पाया? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ ये कॉन्ट्रडिक्शन देखिए, कैसा मैं है? तो नहीं मैं मिल जब रहा होगा, ऑफिस में ही कागज पे चला अरे तो एक्सिस ने 4 राज्यों में कर लिया, बंगाल में नहीं मिला। भाई 24 परगना अच्छा, वगैरह इन्होंने में घर गया, में कर लिया मैं होगा। 24 परगना गया, उधर मैं बैरकपुर गया, मैं 3-4 दिन घूमा। वहाँ पर जो बोलने वाले, खुल के बोलने वाले तो ठीक है, जो टीएमसी वाले टीएमसी बोल रहे हैं, लेकिन जो साइलेंट वोटर, जो मुझे लगता है 30 से 35% या 40% से हो सकते हैं, सारा खेल उन पर डिपेंड करता है। इसलिए जो मैंने आपको नहीं कहा था जब हम लोग बैठे कि बीजेपी एज में दिख रही है क्योंकि नाराजगी, एंटी इनकम्बेंसी सब कुछ है, लेकिन अगर वो जो महिला वाला फैक्टर काम करता है, और जो कि आमतौर पे हमेशा महिला मैं फैक्टर तुमको काम एक बात करता है। बताऊं, उस दिन जब एग्जिट पोल करके जब मैं हटा ना, तो मैं भी ये मान के चला, परसों जिस दिन एग्जिट 29 तारीख को,
मैं घर गया रात को, नींद नहीं आ रही थी, परेशान, मतलब क्यों दिन भर एग्जिट का- पोल देख के आपकी नींद नहीं, उड़ गई नहीं, थी क्या? नींद नहीं आती, मैं 12-1 बजे तक जगता हूँ, तो मैं मुझे लगा एग्जिट पोल से नींद उड़ गई इनकी। नहीं, तो मैंने जाके बंगाल के जो लोकल स्थानीय अखबार है ना, उनके एग्जिट पोल चेक किए, बिल्कुल उल्टे। हाँ एकदम, एकदम नेशनल मीडिया बोल रहा है बीजेपी, लोकल मीडिया बोल रहा है टीएमसी। हाँ। जैसे यहाँ पे 10 में से 8 फेवर में थे बीजेपी के, वहाँ 10 में से 6 फेवर थे टीएमसी के। टीएमसी के एकदम बटा हुआ है बहुत। तो एकदम ये आप अंदाजा नहीं लगा और सकते इस एक बार का ही इलेक्शन संस्थान के, नहीं। एक ही संस्थान जो नेशनल लेवल पे वो कुछ और कह रहा है, जो रीजनल लेवल पे कुछ और कह रहा है। और ये रियलिटी ये है भी सर। contradiction। मैं आपको बता दूं, पत्रकार भी reality है। बटे हुए हैं वहाँ। हमारे कई साथी इस वक्त बंगाल में हैं, तो जो दिल्ली वाले गए वो बता रहे हैं कि हाँ 190 दे भाई दिए हैं, प्रेडिक्ट कर दिए सब। बीजेपी जीते। तुरंत वो बंगाली का एडिटर बोला, अरे क्या बात करते हो, ममता दीदी आ रही। वो भी आपस में डिवीजन है कि हम इधर हैं, नहीं, हम बहुत इधर हैं। confusion मेरा एक और है, वाकई observation- बहुत मेरा एक और ऑब्जर्वेशन है, दिल्ली के पत्रकार जो यहाँ से गए हैं, वो स्थानीय लोगों से आई डोंट नो कि बात कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे, भाषा की दिक्कत कितनी आ रही है। नहीं, बंगाल में बहुत ज्यादा भाषा की जैसे दिक्कत मैं- नहीं है, भाषा की दिक्कत नहीं है। नहीं है, मैं आपको फैक्ट, मतलब मैंने एक से बात की, वो बात कर रही थी और वो बांग्ला में कुछ नहीं बोल पा रही थी, वो ग्राउंड पे थी। नाम, क्योंकि उनका मैं नाम नहीं ले सकता, तो मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ कि उनसे पूछा नहीं मैंने। वो ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए गई हुई है पिछले 20 दिनों से, तो वो क्या ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रही है? मैं समझता हूँ बंगाली को, क्योंकि हम लोग पूछना, समझना अलग चीज़ है, नहीं, देखिए पूछना मालूम है अलग एक चीज है, मैं देखा, देखिए वो अब वो बंगाली दिक्कत- मैं रूरल की नहीं, बात कर रहा हूँ। मैं बता रहा हूँ भाई, वो दिक्कत आपको बहुत ज्यादा जब एक्सट्रीम आप ग्रामीण में जाओगे ना, लेकिन ऐसा वही तो वोटर है दिक्कत ममता नहीं, का। लेकिन मैं फिर वही बोल रहा हूँ कि ऐसी दिक्कत नहीं आ रही है। अगर आप 20 लोग से बात करोगे बंगालीज में, उसमें से 8 या 10 ऐसे हो जाएंगे जो एकदम समझ भी नहीं पा रहे हैं, लेकिन आमतौर पर चीजों को समझ रहे हैं हम लोग। बांग्ला जो भाषा है, क्योंकि मैं जमशेदपुर में मेरी पढ़ाई लिखाई हुई है, 5th तक मैंने भी बंगाली पढ़ी है, क्योंकि वो मैंडेटरी थी कि आपको 5th तक बंगाली पढ़नी है। वो बड़ा स्पीड, जब आप बहुत फ्रिक्वेंट हो समझ जाते हैं में ना, तो बंगाली बहुत स्पीड बोली जाती है, तो आपको समझने के लिए पहले तो थोड़ा सा वही मैं कह रहा हूँ थोड़ा कि जो समझना पड़ेगा। दिल्ली के लोग गए ना, उनको कितनी बंगाली वहाँ की समझ में आई। दिल्ली के लोगों का भी इस बंगाल चुनाव में बहुत इंटरेस्ट है। मैं कैब से आ रही थी आज ही, तो ये टाइम्स ऑफ इंडिया का चूंकि बुकिंग थी, तो उसने पूछा कि समझ में आ गया कि मीडिया से जुड़े हैं, तो उसने पूछा कि मैम ये बताइए बंगाल में कौन जीत रही है। मैंने कहा तुम बंगाल के हो का? बोला नहीं हम तो यूपी के हैं, लेकिन जानना चाह रहे। तो काफी दिलचस्पी है, पूरे देश की नजर जो इस है बार ना, कई ऐसे जितने लोग मिले चुनाव जो है। कि सीधा सीधी ये बोल रहे थे कि नहीं, बात देखिए, हमको अपना वोट देना है, हम वोट देंगे, हमको मैं बोलते पारी ना, हमें बुझते पारी ना करके बात करेंगे, भाई कोई इंटरेस्ट नहीं है। भाई वो ऐसे लोग भी है, उसमें कई लोग बोले कि बस हमको झंझट नहीं पालना, हमको झंझट नहीं। भाई झंझट नहीं पालने वाला कौन है? झंझट बोलने वाला वो लोग है जो बोल के नहीं बताना चाह रहा है कि भैया मैं किस पार्टी को दूंगा, क्योंकि ये समस्या हुई है बंगाल में। ये पोस्ट पोल वायलेंस पिछले बार जो हुई थी हाँ, ये कोविड के बहुत दौरान बड़ा हुई, इशू होता तो हुआ। बड़ी वजह है कि कोई भाई हम बता के कि भैया मैं वोट करूंगा। ये इस बार बंगाल में अभी भी है, जो 30-40% जो साइलेंट है, वो इसलिए है कि पता है कि कोई फैमिली वाले हैं या कुछ है, हम बता देंगे टीएमसी को दे रहे हैं, क्योंकि बीजेपी भी अब स्ट्रांगली है। तो भाई वहाँ पर चीज़ों को डर है, और खासकर टीएमसी के खिलाफ जो बोलेगा, जो बीजेपी वोटर होगा या लेफ्ट को देगा या कांग्रेस को देगा, उसमें तो निश्चित तौर पे ये डर है, ये डर है वहाँ पे। अमित से पूछ ले रहा हूँ आपकी इजाज़त से, और नहीं, आप पूरी क्लैरिफिकेशन इजाज़त करना है। चाह रहा हूँ कि जो सर्वे एजेंसी जाती हैं, जो सर्वे करते हैं एग्जिट पोल, वो किससे बात कर रही है वो बताती नहीं। बताती नहीं, ये एक समस्या। नहीं वो फॉर reveal नहीं एग्जाम्पल मैं सर्वेयर हूँ और आप वोटर हैं, मैंने आपसे पूछा, अब आप पोलिंग बूथ से बाहर निकली कि दीदी किसको वोट किया, मैं ऐसे नहीं बात करता हूँ, मैं 25 सवाल पूछूंगा, तब जाके बात करते हैं। उनमें से मैं गेस करूंगा कि आपने क्या कहा, डायरेक्टली नहीं पूछते। अंत में जब 100% कंफर्म करना होता है तो अच्छा, इसके बाद आप इसको वोट करके आ रही हैं, और अगर आपने हाँ मैं कह दिया, तब मैं मान के चलता हूँ ये मेरे पास कंफर्म है हाँ। कि ये होगा। तो सर्वे एजेंसी किसी के नाम लीक नहीं करती है कि हमने किससे बात की, कौन से बात की। तो ये कह देना कि किसने कोई वोट डाल के आया कि मैं टीएमसी को वोट डाल के आ रहा हूँ, जो अमित बात कह रहे थे, या बीजेपी को वोट, उनको खतरा है, वो सामने आते ही नहीं है। आप खतरा किसको होगा? जो कार्यकर्ता झंडा लेके घूमता है, जो अपने घर पे बैनर लगा लेता है, उसको खतरा होता है कि अगर मेरी सरकार नहीं बनी तो मैं पिटूंगा, उसके बाद तो मेरा घर जला दिया जाएगा। ये वहाँ दिक्कत, वोटर नहीं, को दिक्कत नहीं लेकिन होती। लेकिन सामान्य जो बीजेपी व्यक्ति है, 2 से 75 ऐसे नहीं जीत जाएगी ना। नहीं, फिर वो बोल रहा हूँ, जो सामान्य व्यक्ति है, सामान्य व्यक्ति जो है ना, क्योंकि बंगाल का एक कल्चर रहा है। देखिए जो कार्यकर्ता है वो लड़ने के लिए पैदा, उसको पता है कि हमको बंगाल लड़ाई का होगी। कल्चर लड़ने वाला नहीं रहा। मैं फिर डिफर मैं फिर- करूंगा आपसे, नहीं, आप मैं बहुत क्या- बड़ी मैं बात कह पूरा- रहे हैं। आप पूरी बात सुने नहीं, आप पूरी बात सुने नहीं। कल्चर में कल्चर क्या है? ये जो पॉलिटिकल कल्चर लड़ाई का है वहाँ पे, और ये पहले लेफ्ट करती थी, फिर टीएमसी ने किया, अब जो बीजेपी और इसके जो तमाम लोग वहाँ पे हो रहा है, ये हिंसा वहाँ पे पुरानी इतिहास है उस वहाँ पे। पूरे बंगाल को ऐसे नहीं पेंट मैं फिर क्या बोल रहा हूँ, पॉलिटिकल हिंसा होती है वहाँ पे, और ये पूरा उसका इतिहास रहा है, और ये सब जगह सबने देखा है, हत्याएं देखी है।
नहीं, मैं तो देखा हूँ, पता नहीं आपने नहीं मैं देखा। बता रहा हूँ सर। 2011 में इसका- मैं ये generalize मैं comment इसका- नहीं इसका करना 2011 में आपने एक कोई बात- हिंसा नहीं देखी तो ये अजीब बात नहीं, है। हर जगह होती है। हाँ। ये गुजरात में भी होती है, लेकिन ये इस तरह की यूपी में हिंसा भी नहीं होती होती है, ये कि बिहार घर में आग भी लगा होती देने है। वाली हिंसा नहीं होती बिहार में है। बुथ कैप्चरिंग नहीं होती थी? होती थी, आप बताइए। होती थी, नहीं, लेकिन बिहार अब में नहीं हो बूथ रही। कैप्चरिंग तो अब काफी नहीं हो रही। बदनाम रहा अब बिहार नहीं हो इसके रही। लिए। मैं एक बार अब जो तो है नहीं बंगाल होती। गया था बंगाल इस में चुनाव इस से चीज़ को ठीक reality पहले है, पिछले और बार भी देखा ममता कि जी आप की पोस्टपोन सरकार थी वायलेंस और पे। एक कोई खबर छपी थी कि जो बीजेपी के कुछ वर्कर्स हैं तो टीएमसी ने आइडेंटिफाई कर लिया था कि पर्टिकुलर गांव में हमको वोट नहीं मिला था और वहाँ पे पूरे गांव और जो बीजेपी के लोग हैं उन्होंने बीजेपी को वोट दिया। उनको पता चल गया, उन्होंने उन पर अटैक किया और मैं वहाँ खुद गया था ग्राउंड पे रिपोर्ट करने के लिए। वहाँ के जो मेल थे वो गांव छोड़कर भाग गए और उनको बीजेपी के लोगों ने सिटी में 1.5-2 महीने तक एक जगह छुपा के रखा था। और मैं जब वहाँ रिपोर्ट कर रहा था टीएमसी के लोगों को पता चल गया तो उन्होंने मुझे बोला कि आप यहाँ से चले जाओ नहीं तो आएंगे तो फिर झगड़ा होगा और हमारा लोकेशन तो फिर पता आप चल बोल रहे हैं कि जाएगा। इसका इतिहास भाई तो बंगाल में ये बदनाम रहा तो है। मैं कल्चर की बात, हाँ, हाँ, मैं political- इंसिडेंट की बात कर रहा हूँ, मैं political झगड़ा- इंसिडेंट्स की बात कर रहा हूँ। कल्चर इज अ वेरी वेरी बिग वर्ड। मैं बोल रहा हूँ वहाँ के पॉलिटिकल कल्चर में ये है शामिल, पॉलिटिकल कल्चर में समाज शामिल है। ने रामकृष्ण परमहंस को दिया, जिस समाज ने स्वामी विवेकानंद दिए, जिस समाज ने रविन्द्रनाथ टैगोर देखिए, दिए, वो ये larger इसीलिए बात मैं कर रहे हैं आप। कल्चर शब्द से बचा, मैंने मैं कल्चर पॉलिटिकल शब्द कल्चर किया। बोल रहा हूँ, पॉलिटिकल कल्चर में वो ये तुमने पार्ट बाद में है। जोड़ा। हाँ ठीक है, वो मैं तुमने बात बाद में जोड़ा कि जोड़ा। मुझे ठीक है, मैं- लेकिन मैं वही कह रहा हूँ अब तो कि उसको मान सियासी- लीजिए, अब तो मान लीजिए कि नहीं, पॉलिटिकल मैं मान कल्चर में रहा है, हूँ, पॉलिटिकल मैं कल्चर मान में रहा है हूँ, मारपीट, पर ये झगड़ा सियासी है। हिंसा क्या बिहार में नहीं हुई? तुमने माना ना? मैं बोला तुमने माना हुआ, ना? खत्म हो चुकी ना, नहीं, लेकिन खत्म अभी नहीं कंटिन्यू हुई, है, खत्म नहीं हुई। अभी भी चल रहा है, खत्म नहीं हुई। ये अभी भी चल रहा यूपी है, में भी। वोटिंग के दिन अमित अभी भी अमित चल रहा है। रवि की फ्लाइट तमिलनाडु में रवि की फ्लाइट छूट जाएगी। रवि को कोलकाता जाना है, 4 मई को हम कैसे दिखाएंगे? अरे इनको यार ये पहुंचना गायब है। रहेगा, ये 4 को गायब रहेगा। 4 को इनको पहुंचना है, वहीं से लेंगे ना इनको। कांग्रेस और लेफ्ट भी कुछ कर रही है कि नहीं कर रही है उसका फायदा किसको, एक बार पूछेगी भी कि कांग्रेस क्या आपको बता नहीं रही जाना है। कोलकाता? हम ऐसा जाएंगे। है, ऐसा है रवि, फायदा नुकसान नहीं नहीं, अभी कांग्रेस और रंजन लेफ्ट चौधरी तो हार रहे हैं। 2 अभी सीटें रंजन एग्जिट पोल चौधरी दे ने रही अपनी हैं। सीट ही गलत नहीं, वो चुनी। अदर्स में दे रही है। अदर्स में दे रहे कांग्रेस अदर्स में का दे रहे 2 observation सीटें। हाँ। अरे अदर्स में 2 दे रहे हैं। अच्छा, अदर्स में गिने जाने लगी है कांग्रेस, ये मतलब ये अपने आप में सोचने बड़ी वाली खबर थी। विडंबना नहीं है। तो ये तो पिछली बार का भी तो विधानसभा कांग्रेस के लिए इसी तरह का। भाईजान और हुमायूं कबीर का क्या हुआ, उन्होंने ये कुछ बहुत किया है। कि एक नहीं सीट किया? एक सीट से ज्यादा नहीं मिल पाएगा, अगर जीत पाए तो मुझे नहीं लग हो रहा है। पाया, हिंदू वो भी नहीं हो मुसलमान पाया। जो और बीजेपी मुझे चाह लग रहा रही थी वो नहीं है हो अब बाद में उनका विलय किस, उनकी पार्टी का किस में विलय होने जा रहा है, ये वापस भी चले जाएंगे, देखना वापस काफी। वापस उनके पास एक ही रास्ता है, फिर वापस ममता के पास वापस जाएंगे। नहीं, रास्ता नहीं, ही ये नहीं तो है। कई बार हुआ है, ये तो जैसे बीजेपी के में जाते हैं, कैंडिडेट हैं चुनाव के अर्जुन वक्त सिंह, आ जाते वो हैं चुनाव TMC से में। पहले टीएमसी में रहते हैं, जब चुनाव आता है वो बीजेपी में चले आते हैं और जैसे वो लगे बिहार से, पता है ना? हाँ हाँ बिहार से हैं। तो हुमायूं कबीर फिर चले जाएंगे वहाँ क्योंकि उनके पास कोई कोई विकल्प नहीं आ रहा अच्छा, ये एक्सेप्टेंस कैसे हो जाता है कि चुनाव क्योंकि से कैसे? आपको आपका तमाम काम है, बिजनेस है, तमाम चीजें जो सरकार है, आपको उसके साथ रहना पड़ेगा। बस इतने केसेस हो गए और थे। कोई केस नहीं, इतने केस हो जाते हैं कि आपको 14 सरेंडर के करना चुनाव में पड़ता मैं अर्जुन सिंह के साथ घूम रहा था। यहाँ हमको join किए। अर्जुन सिंह मिले कहाँ पता है? स्विट्जर। मैं उसको पूरा खोज रहा तो वो पहले जाता था कोर्ट में अपना जो वहाँ पे नॉन अवेलेबल हो गई उस पर एफआईआर दर्ज हो जाता था, तो वो उसकी कार्रवाई पूरी करता है, फिर चुनाव प्रचार करता है दिन भर। फिर बोला फिर रात को एक और केस हो जाएगा, फिर कल सुबह मैं वहीं मिलूंगा। सुबह 11 बजे कोर्ट खुलता था तो अर्जुन सिंह वहीं मिलते थे, क्योंकि बस रोज मेरे पर उस समय ममता, अच्छा वो पहली बार उस समय बीजेपी उस तरह से लड़ रही थी। तो लेकिन अर्जुन ज्ञानेश सिंह मुझे कुमार जी को वहीं भी मिलते थे। बधाई देनी चाहिए मुख्य चुनाव आयुक्त को कि अभी तक कोई एक डेथ रिपोर्ट नहीं हुई है, तो फ्री एंड फेयर और हिंसा मुक्त चुनाव तो चुनाव आयोग ने करा दिया, करा दिया है। तो इसके लिए बधाई की पात्र हैं वो। और ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, रवि और अमित ने कहा ना कि चुनाव केस हो जाते हैं तो आदमी क्या करे। अर्जुन सिंह का एग्जांपल दिया, चलिए। आप पंजाब की तैयारी कर लीजिए। पूरी की पंजाब पूरी की- पार्टी पंजाब- पूरी पार्टी उद्योगपतियों के साथ बीजेपी में आ गई है। मैं ये नहीं करना चाहती क्योंकि उस पंजाब पे जाऊंगी, एक अलग पॉडकास्ट होगा इस पे। वही मैं कह रही हूँ, पंजाब पे नहीं जाना चाहती, उनको कोलकाता की फ्लाइट छूट जाएगी, इसलिए मुझे आज पंजाब पे मैं राघव चड्ढा जहाँ और उस पे सरकार नहीं- रहती है वहाँ हाँ। उद्योगपति आते हैं, व्यापारी वहीं रहते हैं। मैं- यही कहानी का यही बात अंडरलाइन है। और इस बार व्यापारी भी खुल के बोलेंगे हम किधर जाना चाहते हैं। उद्योग और रेड वेड disturb भी हो रहा है। पड़ने इस शुरू बार हो गए इंटरेस्टिंग हैं। ये था कि बार जो अनुव्रत जैसे लोग जो हैं वो इस बार ग्राउंडेड थे, सब कुछ बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं थे इस बार। तो चले साथियों, आज चलिए। हाँ, एकदम पक्का। रवि को विदा करना है और हम भी विदा लेते हैं आप सबसे। फिर मिलते हैं 4 मई के बाद। तब तक 5 राज्यों के नतीजे जो है साफ हो जाएंगे, कौन सीएम बनेगा हम इस पर चर्चा कर लेंगे। तो दीजिए इजाजत, आज के लिए इतना ही बस।